नमस्कार दोस्तों। पिछली कक्षा में हम लोगों ने देखा कि मूल अधिकारों पे क्या क्या सीमाएं और क्या क्या स्थगन या सस्पेंशन किस किस स्थिति में होता है, ये चीज़ें हमने देखी। ठीक है, हमने देखा कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं आर्टिकल 19 में या 25 में या 31 में जो दिए गए हैं। ठीक है, साथ ही हमने देखा कि मार्शल लॉ जब लगता है या फिर पैरामिलिट्री फोर्स पुलिस सेना के जवानों का किस तरीके से सीमित किया जा सकता है, इमरजेंसी प्रोविजंस क्या हैं, तमाम स्थितियाँ देखी। फिर हमने उसमें बात की थी संविधान संशोधन के द्वारा भी मूल अधिकारों पे लिमिटेशंस लगाई जा सकती हैं, पर किस सीमा तक लगाई जाएंगी। हाँ, और संविधान में क्या ऐसी व्यवस्थाएं हैं, ये थोड़ा हम लोगों को डिटेल में जानना है। ठीक है, देखिए, जैसा हमने देखा था कि भूमि सुधार के लिए स्वतंत्रता के बाद विधियां लागू की गई, जमींदारी उन्मूलन कानून लाए गए, सीलिंग कानून लाए गए। ये सब भूमि सुधार के प्रयास जो है बड़े स्तर पर चल रहे थे। तो जब ये हो रहा था तो उन्होंने कहा, जमींदार गए कोर्ट, उन्होंने कहा कि भूमि सुधार विधियाँ आपने लाई, लेकिन हमारे जो है 14, 19, 31 का उल्लंघन हो रहा है और ये हमारे मूल अधिकार हैं। देखिए, ऐसा है ना, आर्टिकल जैसे क्या सरकार का पक्ष क्या था जानते हैं कि आर्टिकल 13 कहता है, आर्टिकल 32 है। ठीक, 13 कहता है कि फंडामेंटल राइट्स आपके इन्फोर्सेबल हैं, नहीं प्रवर्तनीय है। ठीक है, और जो 32 है वो कहता है कि अगर इनका हनन होगा तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। वहीं आर्टिकल 36 से 51 तक आपके जो है DPSP यानी नीति निर्देशक तत्व लागू होते हैं, ये अप्रवर्तनीय होते हैं। ठीक है, ये लागू करने के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते, बट ये राज्य के कर्तव्य के तौर पे बताए गए हैं कि अगर राज्य में, देश में समानता स्थापित करनी है समाजवाद के पक्ष में, आपको जो है सरकार को इन्हें लागू करने का प्रयास करना चाहिए। तो ये राज्य के शासन के लिए, देश के शासन के लिए एक आदर्श के रूप में स्थापित है। सरकार ने कहा, देखिए, अगर आप जो है ये हमारे जो दायित्व है उनको पूरा करना है तो फंडामेंटल राइट्स में कुछ सीमा की कटौती तो करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट कहा नहीं, ऐसा नहीं है, ये मूल अधिकार जो हैं और मूल अधिकार के ऊपर जो है DPSP नहीं है, तो फंडामेंटल राइट्स इज ग्रेटर दैन DPSP, ये बात हो गई। 1991 पहला संविधान संशोधन आता है, 31A जोड़ा जाता है। उसमें कहा गया है कि लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधार की जो विधि होंगी, ये 14, 19 और 31 पे प्राथमिक होंगी। 14 यानी समता के अधिकार पे, 19 यानी संपत्ति के अर्जन के अधिकार पे, और 31 यानी कि संपत्ति के अधिकार के लिए आपको जो मिलेगा, क्या बोलते हैं, क्षतिपूर्ति वगैरह, प्राथमिक होंगे लैंड रिफॉर्म की विधि। और साथ 31 भी जोड़ता है, 9 शेड्यूल आता है, कहता है कि इसका आप जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते। डन इतना। फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं लोग। यहाँ पे मैं आपको एक अगले विवाद के बारे में बता दूँ क्या है। देखिए, आर्टिकल 13 कहता है कि कोई भी विधि जो है, जो संविधान का के मूल में दिए गए मूल अधिकारों का उल्लंघन करेगी, या इस भाग में जो मूल अधिकार दिए गए हैं भाग 3 में उनका उल्लंघन करेगी, वह शून्य होगी। हमने पहले भी देखा था थोड़ा सा। वहीं 13 एक बात करती है, संविधान पूर्व की ऐसी विधियाँ जो भाग 3 के खिलाफ होंगी उतनी मात्रा में शून्य हो जाएंगी। उतनी मात्रा में बात की गई है। ठीक है, जो चीज़ें लागू हो सकती हैं लागू हो जाएंगी। फिर 31-13 दो बात करता है, संविधान के बाद की जो विधियाँ हैं, संविधान लागू होने के बाद जो बनी हैं, वो जो हैं उतनी मात्रा तक वो भी शून्य हो जाएंगे। इतना क्लियर है, मूल अधिकार का के ऊपर नहीं आ सकती कोई भी विधि। लेकिन फिर इसका 3 आर्टिकल 13 का तीसरा क्लॉज कहता है कि विधि शब्द का अर्थ क्या है, विधि में शामिल क्या क्या है। अधिनियम्स हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, ऑर्डर्स हैं। हाँ, क्या विधि में ऐसा जो संसद ने बनाए वो नियम भी हैं, और फिर कार्यपालिकी जो रूल्स, रेगुलेशन, ऑर्डर, नोटिफिकेशन इत्यादि जारी किए जाते हैं सरकार द्वारा, वो भी इसमें शामिल हैं। पर क्या संविधान संशोधन भी विधि है? अगर संविधान संशोधन भी एक विधि होगी तो अगर वो मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है तो वो शून्य होगी, मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकती है। तो सारा मुद्दा यही है कि क्या संविधान संशोधन विधि शब्द में शामिल है या नहीं। ठीक है, अगर संविधान संशोधन उसमें शामिल है तो बात हमने की ही, अगर विधि शब्द में शामिल है तो मूल अधिकार को उल्लंघन नहीं कर सकती, और नहीं शामिल है तो मूल अधिकारों का संशोधन कर सकती है। सीधी सी बात है ये। अब देखिए, शंकरी प्रसाद का मामला क्या था 1951 में। एक जमींदार थे,
जो पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है 31A भी जोड़ा जाता है, इसके खिलाफ ये सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। क्या कहते हैं ये कि जो विधि शब्द है बहुत वाइड है, उसमें जो है संविधान संशोधन भी शामिल है, अर्थात फंडामेंटल राइट्स में चेंज पॉसिबल नहीं है। सरकार कहती नहीं है, ऐसा नहीं है, चूँकि विधि शब्द में संविधान संशोधन का जिक्र नहीं है, ठीक है, और इसलिए फंडामेंटल राइट्स में आप चेंज कर सकते हैं। ये देख रहे हैं कि ये विधि बड़ा गोला है, छोटा संविधान संशोधन है, ये अलग अलग है कि विधि और संविधान संशोधन अलग अलग है। ये सरकार का पक्ष था, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हाँ भाई दोनों अलग अलग हैं, आप जो है संशोधन करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे पक्ष की बात करें तो उन्होंने कहा कि संजय प्रसाद ने देखिए एक्ट तो लिखा ही हुआ है, संविधान संशोधन भी अधिनियम लिखा रहता है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी एक्ट ही है वो भी, ठीक है, तो उसमें शामिल ही है। वहीं संसद कहती है कि नहीं, संविधान संशोधन अधिनियम इसमें शामिल नहीं है। यहाँ पे आपको एक बात बता दूँ कि उस समय जो संसद थी ज़्यादातर वो वहीं थी जिन्होंने संविधान का निर्माण किया था, तो उनका जो सम्मान था ना वो बहुत अधिक था, वो संविधान निर्माता थे, तो उनसे बेहतर कौन जान सकता है कि क्या चीज़ शामिल होगी क्या नहीं, ठीक है, उनकी क्या इंटेंट है क्या नहीं है, वही बता सकेंगे ना। तो उन्होंने कह दिया कि नहीं भैया, जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है विधियों से अलग है। चलिए 1965 सज्जन सिंह केस आता है, इसमें भी वही बात रिपीट करता है सुप्रीम कोर्ट की विधि और संविधान संशोधन अलग अलग हैं, विधि शब्द में शामिल नहीं है संविधान संशोधन आर्टिकल 13 के तहत, और मूल अधिकार संशोधनीय है, मूल अधिकार में संशोधन किया जा सकता है, ठीक है। अब थोड़ा मामला देखते हैं कि 1967 गोलकनाथ केस, एक बड़ा परिवर्तन आता है। 11 जजेस की बेंच बैठती है, गोलकनाथ की ज़मीन जाती है सरकारी, उसमें तो उन्होंने क्या कहा कि 6-5 से एक फैसला आता है, कोर्ट कहता है कि ऐसा है कि विधि शब्द में 13 में जो दिया गया संविधान संशोधन भी शामिल है, यानी मूल अधिकारों का जो है संशोधन नहीं किया जा सकता संविधान संशोधन द्वारा भी। ये एक बड़ी बेंच थी, तो अभी गोलकनाथ का फैसला लागू हो गया एक तरीके से। तो सरकार क्या करती है, 24वां संविधान संशोधन लाती है 1971 में। वो कहती है कि आर्टिकल 13 व 368 दोनों में संशोधन करती है। 13 में 13(4) जोड़ती है और कहती है, और साथ ही 368 में 368(3) जोड़ती है। 13(4) कहता है कि अनुच्छेद 13 की कोई भी बात आर्टिकल 368 पे लागू नहीं होगी। इसका संविधान संशोधन जो है आर्टिकल 13 के तहत विधि शब्द में नहीं आता, इसका यही मतलब है। ऐसे ही 368(3) लागू किया, उसके तहत कहा गया कि इसमें जो 368(3) के तहत जो भी विधियाँ होंगी, यानी कि संविधान संशोधन विधियाँ, वो 13 के तहत विचार उसमें नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो कुल मिलाकर इसका मतलब यही है कि दोनों गोले अलग अलग हैं, ठीक है, संविधान संशोधन और विधियाँ अलग अलग हैं। ये देखते हैं 25वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में और सुधार क्या किया गया। इसमें कहा गया कि ऐसा है, आर्टिकल 31C जोड़ा जाता है और कहा जाता है कि DPSP की, ठीक है, यानी कि समाजवादी बोले जो दिए गए हैं, उसमें जो है आर्टिकल 39 जब लागू होगा, ठीक है, 39B(C), इसमें क्या बात की गई, आय और वितरण की जो असमानताएँ हैं उनको कम करने की बात की गई है, संपत्ति के वितरण की बात की गई है। कि उसमें कहा गया कि अगर कोई विधि 31C में कहा गया कि 39B(C) को लागू करने के लिए पारित की जाएगी, तो उन्हें आर्टिकल 14, 19, 31 से वो अप्रभावित रहेंगे, ठीक है। पहले 31A के लिए भी ये बात कही गई थी और फिर 31C के लिए भी बात की गई। 31B आपका 9th शेड्यूल था ही, तो कहा गया कि भैया 39B(C) भी जो है उस पर प्रश्रय मिलेगा 14, 19, 31 पे। अब आगे देखते हैं केशवानंद भारती केस, किधर के थे। इन्होंने कहा कि भैया 24वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अवैध है, क्योंकि ये गोलकनाथ के फैसले सुप्रीम कोर्ट 6-5 जज द्वारा दिया गया है, वो जो संविधान की व्याख्या करते उसके खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट की 13 जजेस की बेंच बैठाई गई, उस समय टोटल 14 जज हुए करते थे। 7-6 के बहुमत से फैसला आया 24 अप्रैल 1973 को। सरमुख सीकरी जो उस वक्त CJI थे, उनकी रिटायरमेंट डेट भी हुआ करती थी। इसने क्या फैसला दिया कि देखिए 24वां संविधान संशोधन पूरी तरह वैध है। पहली बात मतलब कि संसद संविधान संशोधन कर सकता है मूल अधिकारों में। गोलकनाथ के फैसले को उन्होंने पलट दिया। इसका मतलब कि दोनों गोले अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं, यानी संविधान संशोधन विधियाँ सेम नहीं है। अगली बात कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, मूल अधिकार हो या कोई अन्य हो, ठीक है। किंतु यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट देती है सुप्रीम कोर्ट की संविधान के मूल ढांचे का। किंतु संसद संविधान के मूल ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन नहीं कर सकती है।
ठीक है, मतलब आप कुल मिला के संविधान में संशोधन करो, पुनर्लेखन मत करो, नया संविधान मत गढ़ने बैठ जाओ। हाँ, इंटेंट जो है या जो सोच के लिखा गया है संविधान, वो बातें की गई हैं, वो आप नहीं बदल सकते। आप थोड़े बहुत फैक्ट वैक्ट इधर उधर बदल सकते हो, रेलिवेंट बना सकते हो चीज़ों को बदलते समय के हिसाब से। ये मैं बोल रहा हूँ, वो उन्होंने नहीं कहा था। उन्होंने इतना ही कहा था कि मूल ढांचे में संशोधन मत करिए, संशोधन का मतलब पुनर्लेखन नहीं हो सकता। खैर, अगर कोई संशोधन, ठीक है, मूल ढांचे के खिलाफ होगा, आप संशोधन करिए मूल अधिकार में, कोई दिक्कत नहीं, पर अगर मूल ढांचे के खिलाफ होगा तो सुप्रीम कोर्ट उसे रद्द कर सकेगी। अब तो मूल ढांचा है क्या? मूल ढांचा वो होगा जो हम बताएंगे, समय समय पर आने वाले समय सुप्रीम कोर्ट बताता रहेगा। कोई क्लियर डेफिनेशन या क्या क्या चीज़ें शामिल है ये नहीं बताई गई। देखिए, 24 अप्रैल 1973 का फैसला आता है, चीफ जस्टिस प्रमुख सिख रिटायर हो जाते हैं। प्रधानमंत्री को तत्कालीन ये बात जमती कम है कि आपने जो है एकदम एक्सक्लूसिव शक्ति नहीं दी संविधान संशोधन की उनको। तो उस समय क्या होता था कि चीफ जस्टिस वो बनता था जो सीनियर मोस्ट जजेस हुआ करते थे। उन्होंने ग्रोवर, शैलेट, हेगड़े, 3 जजेस जो सीनियर मोस्ट थे उनको ना बना के 4 सीनियर्स जजेस एन रे उनको जो है CJI बना दिया, क्योंकि बाकियों ने जो है मूल ढांचे में 7 से 6 डिसीजन आया था, बाकियों ने जो है मूल ढांचे की बात की हुई थी। इन तीनों ने खैर इस्तीफा दे दिया। एन रे थोड़ा सा विवादित चरित्र हैं, हेबियस कॉर्पस केस वगैरह से जुड़े हुए हैं। बहरहाल सरकार द्वारा काफ़ी कोशिश किया गया इसको पलटने की। अटॉर्नी जनरल कहते हैं कि केशवानंद भारती का फैसला सही नहीं था, तो नवंबर 1975 में ये जो है एक 13 जजेस की बेंच बैठाते हैं, लेकिन 2 दिन बाद बेंच रद्द हो जाती है। इमरजेंसी के दौरान ये सारी चीज़ें होती हैं। बहरहाल उसी दौरान 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया जाता है। उसमें लिखा रहता है 368 में 2 क्लॉजेज जोड़े जाते हैं। पहली बात कि 368 चार्ज जोड़ा गया, कहा गया कि संविधान संशोधन जो भी होगा नो जुडिशियल रिव्यू, सुप्रीम कोर्ट को गुजारी नहीं सकती। संविधान संशोधन लागू हो गया तो फिर कोर्ट के पास कोई अधिकार नहीं। 368(5) लागू होता है, मतलब शामिल करते हैं कि संविधान के संशोधन की शक्ति असीम है, कोई मूल अधिकार हम ढांचा वाचा हम नहीं मानते, कोई मूल ढांचा, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ये सारी चीज़ें हैं। बाद में जानते ही इमरजेंसी हुई, नई सरकारें आई। बहरहाल एक मिनरवा मिल्स केस आता है 1980 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट कहती है ऐसा है 368 में जो 4 और 5 जो संशोधन किए गए हैं, ठीक है, वो अवैध हैं, रद्द हैं। हाँ, उन्होंने कहा कि ऐसा है जुडिशियल रिव्यू की शक्ति जो हमारी छीन रहे हैं वो जो है वो आप नहीं छीन सकते, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू संविधान के मूल ढांचे में शामिल शब्द है। हल्के तरीके से कहा यह बात। बाद में एक एल चंद्र कुमार का केस आता है, उसमें स्पष्टता कहता है कि भैया नहीं छीन सकते जुडिशियल रिव्यू, ये संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है, ठीक है। एल चंद्र कुमार का केस। वामन राव का केस आता है 1981 में, उसमें कहा गया कि ठीक है जुडिशियल रिव्यू कर तो सकते हो, सब कुछ ठीक है, पर क्या 9 शेड्यूल में भी कर सकते हो? अगर मान लो किसी 9 शेड्यूल में जो कि बात की गई थी 31B में जुडिशियल रिव्यू में शामिल था, तो आप क्या उसमें कर सकते हो? सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा है 9th शेड्यूल का भी जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल है, पर ज़्यादा विवाद नहीं रहना चाहते। उन्होंने कहा कि देखिए 24 अप्रैल 1973 से मूल ढांचे की अवधारणा दी गई है, उसके पहले जो 9 शेड्यूल में डाला गया है उस पर सुप्रीम कोर्ट नहीं करे जुडिशियल रिव्यू। हाँ, क्योंकि इससे पहले मूल ढांचे की अवधारणा नहीं थी, और उसके बाद जो भी चीज़ें उसमें डाली जाएंगी, ठीक है, उसे पुनर्विचार किया जा सकता है, ठीक। तो वर्तमान स्थिति यही है, ठीक है, कि मूल ढांचे को छोड़ के आप संशोधन करिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, 9 शेड्यूल में भी संशोधन हो सकता है, बशर्ते वो चीज़ें 24 अप्रैल 1973 के बाद डाली गई हैं। अब कुछ गंदी भाषा में देखते हैं मूल ढांचे के सिद्धांत को थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, संविधान में कहीं मेंशन नहीं है, केशवानंद भारती केस द्वारा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कोई क्लियर परिभाषा नहीं दी है, उन्होंने कहा समय समय पे हम बताएंगे, ठीक है। उत्पत्ति क्या जर्मन संविधान से मानी जा सकती, क्योंकि हिटलर जो है संविधान के आमूलचूल परिवर्तन करता है, तो उससे सबक लेते हुए मूल ढांचे का सिद्धांत देते हैं कि भैया ऐसा कोई हिटलर नुमा हिंदुस्तान में ना आ जाए, ठीक है। विकास कैसे हुआ था अभी हमने बताया कि शंकरीनाथ, गोलकनाथ, 24वां संविधान संशोधन अधिनियम, केशवानंद भारती, हाँ, और केस मिनरवा मिल्स केस, ये सारी चीज़ें। तत्व क्या क्या है, मूल ढांचे में क्या क्या शामिल है, सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न निर्णयों के माध्यम से बताया गया है। हाँ, जैसे कि समानता है, संवैधानिक सर्वोच्चता है, स्वतंत्र न्यायपालिका का होना, शक्ति का पृथक्करण, न्यायिक पुनर्विलोकन, हाँ, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा,
फंडामेंटल राइट्स और DPSP में संतुलन, पदनिरपेक्षता, समाजवाद, जो भी है दुनिया भर की चीज़ें, ठीक है। जैसा सार बोम्मई केस में पदनिरपेक्षता को कहते हैं कि ये भी मूल ढांचे का हिस्सा है। ये तमाम चीज़ें होती हैं। हाँ, अब इसका फ़ायदा क्या है? देखिए, पहली बात तो ये एक सुरक्षा वालों की तरह काम करता है कि अगर कोई ऐसी सरकार आ गई जिसके पास बहुत ताकत है दोनों सदनों में, तो उसके खिलाफ एक सुरक्षा वालों की तरह काम करेगा कि भैया उस सिचुएशन में भी आप मूल ढांचे में संशोधन तो नहीं कर पाएंगे, ये अधिकार तो हमारे रहेंगे ही रहेंगे, चाहे इतना कर लो। फिर कई संवैधानिक संशोधन सिद्धांतों की व्याख्या करने में महत्वपूर्ण योगदान है। संविधान की सर्वोच्चता का संरक्षण करता है। अगर कोई भी अलग अलग आगे सबको संशोधन कर ही देगा तो संविधान की सैंक्टिटी, पवित्रता, सर्वोच्चता वो हो जाएगी ना। फिर संवैधानिक सिद्धांतों व मौलिक आदर्शों को बनाए रखता है। लोकतंत्र की स्थिरता बनाता है निरंकुशता की अपेक्षा, ठीक है। शक्ति पे सीमा लगाता है। अगर ये नहीं होगा तो देखिए अधिनायकवाद आ जाएगा। संवैधानिक गतिशीलता का प्रासंगिकता बनाए रखता है। समस्या क्या आता है, देखिए कि कोई निश्चित परिभाषा नहीं है। कहीं लिखा नहीं कि ये है क्या मूल ढांचा। संवैधानिक आधार नहीं है, ठीक। संवैधानिक आधार नहीं है, इसका मतलब ये है कि कहीं संविधान मेंशन नहीं है। कई बार न्यायपालिका जो है अतिक्रमण कर देता है अपने अधिकारों का, ठीक है। अपने यहाँ 3 अगर संस्थाएं हैं ऐसी, विधायिका का काम कानून बनाने का, कार्यपालिका का लागू करने का, और न्यायपालिका का उसके टूटने पे सजा वजा देने का जो भी काम है, न्याय स्थापित करने का। पर कई बार न्यायपालिका इस आधार मूल ढांचे के नाम पे अपने अधिकारों का अतिक्रमण कर देती है। हाँ, ये लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है, क्योंकि जनता जिसको चुनी है, किसको चुनी है, और चुनी है विधायिका को, उसी में से कार्यपालिका भी बनी है, और आप जो है मेरिट के बेस पे आए हो सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट जो है। तो ये लोकतंत्र में क्या है, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि की अपेक्षा कौन बात कर रहा है, जजेस, तो उनको भी थोड़ा सा समझ के फैसला लेना चाहिए। और है क्या, चूँकि क्लियर चीज़ है नहीं, तो न्यायाधीशों की व्यक्तिपरक व्याख्या, न्यायाधीश की जो समझ होगी उसी हिसाब से बोलता जाएगा भैया ये मूल ढांचे का हिस्सा है। आप एक ही आदमी, 2 ही आदमी, जो भी जितनी बड़ी ब्रांच है वहीं बता दे रहा है। अब वो यूनिवर्सल है या नहीं, ये तो नहीं कहा जा सकता ना। और कई बार परिस्थितियों के अनुकूल जरूरी नहीं कि ये परिवर्तन किए जाएं, ठीक है। स्वीकार नहीं करते, जैसे NJSC का मुद्दा था, न्यायिक नियुक्ति आयोग का, जो कि अपनी प्रकृति में ठीक था, ठीक है। 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से आया था, लेकिन उसे हस्तक्षेप मान के सुप्रीम कोर्ट ने अपने हिसाब से कर दिया। ऐसे कॉलेजियम में भी सुप्रीम कोर्ट अपनी नियुक्ति खुद ही कर रहा है लोकतंत्र में, जो कि बेहतर वो नहीं है। बहरहाल देखिए आगे क्या है कि देखिए भविष्य क्या है, इसका महत्वपूर्ण तो है ही, चर्चा करिए, सुधार करिए, वैश्विक मान्यता प्रदान है ही है, न्यायिक समीक्षा का आधार भी है, सुरक्षा वॉल्व है। हाँ, पर जरूरी है कि इसी क्लियर परिभाषा देके इसका संहिताकरण किया जाए, ठीक है, ताकि क्लैरिटी हो, कोई भी अपने मन से जो है कुछ भी ना बोल दे, कुछ भी ना बक दे। व्यक्तिपरकता थोड़ा सा खत्म होनी चाहिए, एक वस्तुनिष्ठता आनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी आनी चाहिए, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आगे मिलते हैं।